90% से ज़्यादा लोगों की पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है कि वो दुनिया भर को साबित करने की कोशिश करते हैं मैं इनफ हूँ। जबकि वो जिस भी चीज़ से इनफ साबित करने की कोशिश करते हैं ना, वो थोड़े से दिनों में फेड अवे हो जाती है। हमारी सारी प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है, यानी कि हमारे ब्रेन ने मान लिया है ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। 90% लोग कहते हैं मुझे पैसा 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 चाहिए, लेकिन वो पैसे वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करते। दिन भर पैसे को एक तो गाली देते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, पैसा तो आता ही नहीं है, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है। अब मैं मान लीजिए इलाजी को कहूँगा इलाजी ही सारे फसाद की जड़ है, और फिर मैं कहूँ इलाजी मेरा इंटरव्यू भी ले लीजिए, कितने % चांसेस है कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे? आप कहोगे यू आर द वन जो मुझे दिन रात क्रिटिसाइज कर रहा है और उसके बाद कहते हो कि मेरा इंटरव्यू ले लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग। सोचिए अगर आप ऐसा सोचने लग जाएं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो क्या आप सभी सक्सेस पा सकते हैं? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स ऐसे ही होते हैं जो हमें हमारी पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोकते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमारे आज के एसटी टॉक्स में मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह राठौर का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू इला जी। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। थैंक्स अ लॉट। तो भूपेंद्र जी, आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आप कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उनसे डील कर सकते हैं, साथ में जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस होती है उनके बीच में तालमेल आप कैसे बिठाएं, एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल से वो सब कुछ पा सकते हैं जिसका कभी शायद आपने सपना भी ना देखा हो। तो एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो मैं पहले सबसे आपसे ही जानना चाहती हूँ कि कैसी रही है अब तक आपकी जर्नी, अगर शॉर्ट में हमारे दर्शकों को आप बता सकें। थैंक यू इला जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चांस देने के लिए कि आपके स्टूडियो में आके आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, बहुत ही हम्बल बिगिनिंग रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पूरी एजुकेशन हुई है इला जी, एंड गवर्नमेंट स्कूल में आपको ना अंग्रेज़ी नहीं आती है, कई बार कई सारे चैलेंजेस होते हैं। लाइक आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है कि आप जाएँ किसी से बात करें, तो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा मेरे अंदर रहा था कि यार मैं तो छोटे टाउन से हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई हुई है, मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती है। एंड ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक बार ऐसा चला गया था मेरे माइंड में कि मैंने कहा यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग दिस लाइफ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मेरे अंकल के लड़के वगैरह कोई यूएस वगैरह में रहते थे, या मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे जो पैसे वाले थे, तो उनको मैं जब देखता था तो मुझे लगता था मैं तो कभी इतना आगे पहुँच ही नहीं सकता। एंड वी यूज़ टू फील वेरी अशेम्ड कि यार कुछ भी नहीं आता, कैसे मिलेंगे। एंड आज मैं स्पीकर बन गया, मुझे भी सरप्राइज होता है कई बार। तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि एम आई लिविंग दिस लाइफ, या ये सेम लड़का है। तो बट यू नो भगवान को कुछ और मंजूर होता है, और जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। एक बार मैं सुसाइड करने के लिए निकल गया था इला जी, और मैं 1 हफ्ते तक कॉन्टेम्पलेट करता रहा कि मैं कौन से तरीके से सुसाइड करूं कि मुझे कम पेन हो। मतलब देखिए, डिप्रेशन से जूझ रहे थे? मैं शायद डिप्रेशन, अब उस समय डिप्रेशन वर्ड तो नहीं सुना था क्योंकि उस समय मीडिया इतना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। मैं शायद होऊंगा आई थिंक इन 11th और 12th स्टैंडर्ड। एंड मुझे बार बार लगता था यार मैं क्या करूँगा, मैं एस्केप रूट ढूंढता था और मुझे एक ही एस्केप रूट दिखता था। और एक बार मैंने सारे ऑप्शंस को नैरो डाउन करते करते मुझे लगा ट्रेन के नीचे लेट जाते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ। मैं घर से दोपहर में, गर्मी का दिन था, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो मई के महीने में मैं निकल गया घर से। मैंने कहा ट्रेन की तरफ जाते हैं। अच्छा, दिन में, रात को तो घर वाले निकलने नहीं देते थे, सुबह भी निकलने नहीं देते थे, तो दोपहर का ही टाइम, मम्मी सो रही होती थी, पापा काम पे गए हुए होते थे। इतना डिप्रेशन में था मैं, मुझे पता नहीं मैं चले जा रहा हूँ, बट अचानक से मेरी आंख ऐसे खुलती है कि एक दोस्त सामने आ जाता है, बोलता है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा यार ऐसे ही बस कहीं जा रहा हूँ। एंड फिर वो मुझे गाड़ी पे बिठाता है, वो किसी बर्थडे पार्टी थी एक दोस्त की, उधर ले जाता है। उधर मैं देखता हूँ सब हंस रहे गा रहे हैं, और उसके बाद मैं शाम को घर आ जाता हूँ। यू नो, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। जितने भी लोग सुसाइडल है वो बस 1-2 मिनट का खेल होता है। बस उस 1-2 मिनट में अगर आपको कोई उस मोमेंट से बाहर निकाल दे तो आप कभी सुसाइड शायद नहीं करोगे। तो उस मोमेंट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ चला गया, फिर मेरे माइंड से वो थॉट निकल गया। मैं रात को घर आया, मैंने चिंतन किया, मैंने कहा कर क्या रहा हूँ। फिर देखा पापा मम्मी इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, जबकि वो लोगों के सारे सपने मुझ पे डिपेंडेंट है।
एंड देन आई नेवर थॉट ऑफ सुसाइड आफ्टर दैट। एंड फिर मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, बस इतना पता था उस दिन कि मुझे मेरे पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करने हैं। और आज मैं आपके सामने बैठा हूं और दिल से कहूंगा कि जो जो सपने मैंने और मेरे परिवार ने बचपन से देखे थे वो सब हमारे पूरे हो चुके हैं आज की डेट में। एंड उस समय नहीं था पता कि क्या करना है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि कंप्यूटर कोर्स कर लो। मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, बट उसके बाद जुनून था मेरे अंदर। मैं 12th में जो भी मैंने अकाउंट्स वगैरह पढ़ाई की, मैं अच्छा रहा। कंप्यूटर कोर्स किया तो मैं नंबर 1 रहा उसमें। फिर मैं जब पब्लिक स्पीकिंग सीखने गया तो आई वाज नंबर 1 ओवर देयर। एंड उसके बाद अब मोटिवेशन फील्ड में हम 2010 से लगे हुए हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। भूपेन जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स पर आज हम बात करेंगे। आपसे अभी इसके पहले ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी, तो आप भी बता रहे थे कि जो ये लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये वाली जो थिंकिंग है इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? और क्या ये थिंकिंग समाज की वजह से हमारे अंदर आ जाती है कि लोग हमें बचपन से बोलते हैं अच्छा इंग्लिश नहीं आती है तो तू तो नहीं कर पाएगा बेटा, अच्छा तेरा मैथ अच्छा नहीं है तो तू कैसे IIT क्रैक कर पाएगा या कहीं भी तू जा पाएगा? तो क्या ये समाज की वजह से आ जाता है या कई लोग ऐसे ही टेंडेंसी के साथ बड़े होते हैं और जनरली डेवलप हो जाते हैं? ये 100% इलाजी एनवायरनमेंट का इफेक्ट तो बहुत बड़ा है इसमें। हम सबको, मैं सारे बिलीफ्स को 3 कैटेगरी में डाल देता हूँ। पहला बिलीफ सिस्टम हो गया आई एम नॉट इनफ, या आई डोंट हैव इनफ, या देयर इज नॉट इनफ। मैं इनफ हूँ ही नहीं, मैं मेरे साथ अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगा, मैं ज़िंदगी में कैसे बढ़ पाऊँगा, मेरे पास तो कम पैसा है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनको ज़्यादा लोग पूछेंगे, हमको तो नहीं पूछ रहे कोई। सो आई एम नॉट इनफ। अब जब ये फीलिंग होती है आई एम नॉट इनफ, तो आदमी क्या शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है, इनफ बनने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, आईफोन ले लेते हैं यार, 4 लोग तो बोलेंगे अच्छा देखा इसके पास आईफोन है, आई विल फील फॉर सम टाइम दैट आई एम इनफ। मैं एक अच्छी एक्सपेंसिव घड़ी ले लेता हूँ, मैं शादी में ज़्यादा खर्चा कर देता हूँ, मैं घर थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे 90% से ज़्यादा लोगों की पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में निकल जाती है कि वो दुनिया भर को साबित करने की कोशिश करते हैं मैं इनफ हूँ। जबकि वो जिस भी चीज़ से इनफ साबित करने की कोशिश करते हैं ना, वो थोड़े से दिनों में फेड अवे हो जाती है। आपने कितनी भी महंगी, आज देखिए नॉर्थ इंडिया वगैरह में शादियाँ बहुत एक्सपेंसिव होती है। 1-1 करोड़ रुपए, 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च कर रहा है आदमी। क्यों? लोग आएंगे कहेंगे अरे इनकी शादी बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद कितने दिन कहेंगे? और जिन लोगों को आप एक्चुअल में बोलना चाहते हो कि इनकी शादी बहुत अच्छी थी, वो तो आके सब्जी में नमक कम था, क्या शादी की टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं। So you don't feel I'm enough. 90% people, rather than becoming something, you know, मेरे को अगर enough बनना था, मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मैं भी ऐसे ही माइंडसेट का था क्योंकि वातावरण ऐसा था। तो इस वातावरण से निकलने के 3 ही रास्ते हैं, संगत को बदलो, आदत को बदलो और गुरु को बदलो। उस समय आपके जो गुरु हैं वो आपको वो सिखा रहे हैं। कौन गुरु? हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के लोग जो सिखा रहे हैं कि भैया यही जिंदगी है, तो उनको भी हमने वैसे ही जीते हुए देखा है, तो हम खुद भी वैसे ही जीने लग जाते हैं। सो यस, एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग रोल। जब मैं वहाँ से निकल के पूना गया, और पूना में मैं एक इंस्टीट्यूट में गया जहाँ पे बात होती थी हम जो भी करेंगे कमाल का करेंगे, एक जिंदगी है, सारे सपने पूरे करेंगे, तो मेरे को लगने लगा वास्तव में कुछ तो बात है। यू आर बॉर्न टू विन भूपेंद्र, पहली बार मैंने सुना 2007 में, यू आर बॉर्न टू विन। उसके पहले कभी नहीं सुना कि आई एम बॉर्न टू विन। पहली बार मैंने सुना कि अगर दुनिया में किसी भी एक इंसान ने कुछ भी बड़ा किया है तो आप भी कर सकते हो। मैंने कहा वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये मुझे मिसिंग लग रहा था। और क्या होता है, हमारी सोल कुछ क्रेव करती होती है, हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमारी सोल की कुछ क्रेविंग होती है। जिस दिन उस सोल को वो मिल जाता है ना, उस दिन से लाइफ बदल जाती है। हमारे प्रोग्राम में ना कई लोग आते हैं और बोलते हैं सर ये चीज़ मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था और आज मिल गई, एंड नाउ आई रिलेट। लोगों की जिंदगियां पूरी चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम होता है थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे एक लेडी है, सीमा शायद नाम है उनका, इंदौर से हैं। वो आई और वो हल्का भी कुछ करती थी तो बहुत उनकी सांस चढ़ जाती थी। और उस 2 दिन के प्रोग्राम में वो पूरा रही, उन्होंने तालियां बजाई, डांस की, और लास्ट में उन्होंने शेयर किया सर पिछले 10 साल में इंदौर के सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, मेरा घर 4 माले का है, मैं कभी ऊपर 4 माले पे नहीं चढ़ी, कभी मैंने 4 ताली नहीं बजाई, कभी मैं 1 मिनट डांस नहीं की, लेकिन आपके इस प्रोग्राम में आके मैं पूरी तरह से डांस भी कर रही हूँ, मैं तालियां भी बजा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो गई। उसके बाद वो एक प्रोग्राम में नहीं, 2nd प्रोग्राम में भी आई, 3rd प्रोग्राम। देखिए, एनवायरनमेंट बदलते ही विचार बदलने लग गए। हमारी सारी प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक है, यानी कि हमारे ब्रेन ने मान लिया ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है। इट्स लाइक दिस, मेरा माइंड एक प्रोजेक्टर है और जो भी इसके अंदर मैंने फीड किया, इनपुट डाला, वो ही मेरी जिंदगी में प्रोजेक्ट हो रहा है।
सो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन जो हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर इंटरनेट रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो थॉट है आई एम नॉट इनफ, ये थॉट क्या है, मैं हूँ इनफ नहीं हूँ, कैसे इनफ बनूंगा, जब मेरे पास अच्छी नौकरी आ जाएगी मैं इनफ बनूंगा। कितने लोग, आप पूछिए कितने लोग नौकरी में हैं और बहुत खुश हैं कि मैं तो इनफ बन गया। अब जैसे ही नौकरी आ गई तो बड़ी नौकरी आ जाए, फिर और ज़्यादा पैसा आ जाए। ये बीमारी है और ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसको रिप्लेस कैसे करें? तो दूसरा बिलीफ, आई एम इनफ, यार मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, आई एम इनफ, मेरी बॉडी काम कर रही है, आई एम इनफ, माई फैमिली इज़ देयर। ग्रैटिट्यूड में आना कि आज कितना अच्छा हो रहा है इलाजी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे शायद 1000-1500 जो भी लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। अब कोई लोग कहेंगे सर आपको देख रहे हैं, अरे भाई 10 साल पहले हमें कोई नहीं देख रहा था। 10 साल से एक ही चीज में इस बिलीफ के साथ दैट आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ जब लगा दिए तो वाओ सब कुछ होने लग गया। अब एक भी दिन ये नहीं आता कि किसी के पास रोल्स रॉयस है और हमारे पास नहीं है। हम जैसे ही कोई रोल्स रॉयस को अब देखते हैं, अब मैं कहता हूँ वाह मेरी कार जा रही है, अभी थोड़े दिन के लिए मैंने गिफ्ट की है उनको। नाउ हैव फन विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हैव फन विद दिस, व्हाई आई एम इनफ, मुझे भी मिल जाएगी। अरे मुझे ये भी नहीं मिला था कभी, आज मिल गया ना। ऐसे ही धीरे धीरे कब हो जाएगा। मैं स्पीकिंग ट्री का कॉलम पढ़ता था और आज स्पीकिंग ट्री के ऑफिस में बैठा हूँ और ये इंटरव्यू चल रहा है, वाओ इजंट इट अमेजिंग। तो ये भी कभी कभी लगता था स्पीकिंग ट्री, टाइम्स ऑफ इंडिया, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एवरीथिंग विल कम इनटू योर लाइफ अगर आप शिद्दत से उसे चाहते हैं और इस बिलीफ से चाहते हैं आई एम इनफ। अब तीसरा बिलीफ और बता दूं, आई एम मोर देन इनफ। आई एम मोर देन इनफ, जिसके भी लाइफ में ये बिलीफ आ गया वो स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, वो अब्दुल कलाम बन जाएगा, वो धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, वो नरेंद्र मोदी बन जाएगा, वो बैरक ओबामा बन जाएगा, वो कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उनको लगता है आई एम मोर देन इनफ, आई एम लार्जर देन लाइफ। मैं छोटा मोटा करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मैं नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपका लक्ष्य इस दुनिया में मिनिमम नंबर 1 बनने का होना चाहिए, बिकॉज यू आर ए सोल, रिफाइंड सोल, जो चाहे जितना बढ़ सकता है। पेड़ एक लेवल तक बढ़ सकता है जितना उसकी, लेकिन इंसान किसी भी लेवल तक बढ़ सकता है और आपका मिनिमम नंबर 1 बनना गोल होना चाहिए। वो तो कहते हैं आपका इस दुनिया से, इस जीवन से भी आगे नंबर 1 बनने का गोल होना चाहिए। इतनी साधना आपको इस जीवन में कर लेनी है, लेकिन आप उसके आगे का शायद सोच नहीं पाओगे। तो जिस भी फील्ड में आप हो, बिकम नंबर 1। सो वो कौन बनेगा? वो कहेगा आई एम मोर देन इनफ। सो आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ एंड देयर इज मोर देन इनफ। दोस्तों मैं अपने आप को ट्रांजिशन कर रहा हूँ सेकंड बिलीफ से थर्ड बिलीफ में। इसके लिए थोड़ी साधना लगती है, थोड़ी संगत लगती है। जब ये करोगे आप, तो आई एम टेलिंग यू, आपका हर दिन दिवाली होगा, हर दिन त्योहार होगा। बट भूपेंद्र, नंबर 1 की पोजीशन तो एक ही है ना। अगर सब लोग इसी बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो एक पोजीशन के लिए इतने लोग बढ़ रहे हैं, फिर जो सेकंड आएगा, जा फल की इच्छा मत कर। आपको इलाजी ये चीज सोच के समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए आप और मैं एक ही फील्ड में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन के लिए मैं नंबर 1 हो जाऊं, एक दिन के लिए आप नंबर 1 हो जाए। करेक्ट? इज इट पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है। हमारे माइंड में ये थॉट है कि एक ही आदमी नंबर 1 रहेगा। इलोन मस्क नंबर 1 है, कल को कोई और नंबर 1 हो जाएगा। सो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, हम नंबर 1 बने या ना बने, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इन द प्रोसेस डू वी बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स? बिल्कुल। अगर मैं स्वामी विवेकानंद जैसा बनना चाहूं तो मैं हो सकता है स्वामी विवेकानंद ना बन पाऊं, है ना, लेकिन मैं इस प्रोसेस में एक बेटर इंसान जरूर बन जाऊंगा। ये भी हो सकता है ना कि हम मर्सिडीज खरीदने की चाहत रखें, लेकिन मेहनत मर्सिडीज खरीदने के लिए कर रहे हैं, नहीं भी मिल पाई कोई बात नहीं, छोटी गाड़ी से काम चला ली, बट मिली ना। और कभी कभी ये भी हो सकता है मर्सिडीज के लिए काम कर रहे हो, रोल्स रॉयस मिल गए। बिल्कुल। दिस इज आल्सो पॉसिबल। भूपेन जी, हम अक्सर ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, अपने दोस्तों के बीच होते हैं, सब कहते हैं कि अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का देखो कैसे काम करता है, कोई भी चीज़ चाहो और अट्रैक्ट हो जाती है। तो आखिर कैसे काम करता है? आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, और आप जिन लोगों को गाइड करते हैं, कोच करते हैं, उन लोगों को आप कैसे समझाते हैं? इला जी, ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। 2008 में पहली बार द सीक्रेट देखी थी और मेरे टीचर ने दिखाई थी कि यार आप जो चाहो मिल सकता है, और सब कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड था। तो मुझे लगा यार ये तो पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया, मैंने एक किताब भी लिखी इसके ऊपर, मास्टर योर थॉट्स टू मास्टर योर लाइफ। एंड मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जहाँ मैं 28 डेज फ्री में लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ। तो डिटेल में अगर किसी को भी सीखना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल कोच BSR पे जाके आप सीख सकते हो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6 चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से समझते हैं,
विचारों की ताकत, देखिए आपने शायद बचपन से या कभी भी इंस्पायर्ड होकर सोचा होगा मुझे मीडिया में आना है, आप मीडिया में आ गए। मैंने मेरे टीचर से इंस्पायर्ड होकर सोचा मैं मोटिवेशन लाइन में आना चाहता हूँ, तो मैं इस लाइन में आ गया। ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। अब इस लाइन में रोज मेरा एक चिंतन चल रहा है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, किस लेवल पे पहुँचना है, और मैं उसके हिसाब से अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा। अब लोग इसको गलत ऐसे समझ लेते हैं, कुछ लोग जो इसकी क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं यार मैं सोचूंगा यहाँ पार्किंग मिले तो रोज मुझे पार्किंग मिलेगी क्या? मिलेगी, लेकिन रोज मिलेगी ये नहीं पता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं कह सकते कि मुझे रोज इलाजी से मिलना है। रोज आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको रोज पार्किंग मिले ना मिले, आपने क्या विजुअलाइज किया? पार्किंग 10 दिन में एक बार में मिली तो वो मिली आपको, वहां पे उस जगह पे मिली। दोस्तों माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 98% पावरफुल है, आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 2% पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड इज अ मास्टर, सबकॉन्शियस माइंड इज अ स्लेव। एंड सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे सोचे, ये मोबाइल के अंदर ना जो चिप है, कौन सी हमारा सिम कार्ड है, तो उसकी तरह मान लीजिए आप सिम कार्ड को निकाल दिया तो आत्मा निकल गई और फिर काम नहीं कर रहा। तो सबकॉन्शियस माइंड को यू कैन कॉल इट एज अ सोल और यू कैन कॉल इट अ डिफरेंट ब्रेन। अब इसको ऐसे देखते हैं, आपके पास मोबाइल है, क्या उसके सारे वायर्स जुड़े हैं उससे? पूरी दुनिया के सभी मोबाइल्स के वायर जुड़े हैं? नो, राइट, इट्स अ इंडिपेंडेंट पीस ऑफ सम प्लास्टिक। लेकिन कैन यू कनेक्ट विद एनीबडी इन द वर्ल्ड? All right, so the same way your mind has those invisible waves connected with everyone. क्यों? क्योंकि we are not human beings, we are in the purest form energy. आपने देखा होगा सभी कुछ क्या है, सारी चीज़ों को आप ब्रेक करते जाएं, एटम आ जाएगा, एटम को फर्दर ब्रेक करें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आ जाएगा, उनको भी फर्दर ब्रेक करें तो आपको सिर्फ वेव्स दिखाई देंगी, यानी कि you will only see energy. It means पूरे ब्रह्मांड में कितनी एनर्जी है? Only one? नो, ओनली वन एनर्जी। जैसे एयर कितनी है, अमेरिका में जो हवा है और इंडिया में जो हवा है, दैट इज वन, वी कैन नॉट सेपरेट दैट। ऐसे ही दी एनर्जी इन द होल यूनिवर्स, होल कॉस्मोस इज ओनली वन। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक एनर्जी है। अब उसी एनर्जी में, जैसे यहाँ हवा शायद अभी 1-2 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, बाहर निकलें तो एवरेस्ट पे हवा 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इन द सेम वे एनर्जी की वाइब्रेशंस, जो इंसान बहुत पॉजिटिव है उसके अंदर अलग है, जो नेगेटिव है उसके अंदर अलग है, जो छोटा है उसके अंदर थोड़ी अलग है, जो बहुत बड़ा है उसके अंदर अलग है। इसको समझने के लिए देखिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। जैसे डॉक्टर मसरू इमोटो करके जापान के, उन्होंने क्या किया, फूजी डैम करके वहाँ है, उससे 2 ग्लास पानी लिया। इस पानी के ग्लास को बोला थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आप मेरे लाइफ फोर्स हो। इस ग्लास को बोला आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, यू नो क्यों आए हो मेरी जिंदगी में, भाग जाओ यहाँ से। एंड उसके बाद रात भर इस पानी को फ्रीजर में उन्होंने फ्रीज किया और उसके माइक्रोस्कोप से जब क्रिस्टल्स देखे तो जिसको बोला गया थैंक यू, उसके क्रिस्टल्स बहुत ही ब्यूटीफुल बने, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टल और बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां देखते हैं ना हम लोग। और जिसको गलत बोला गया उसके सारे क्रिस्टल्स बहुत ही नेगेटिव बने। एंड इट वॉज सरप्राइजिंग। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को सेकंड लेवल पे ले जाया गया कि भाई आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके घर में ये पानी रख दिया रात भर, कोई दूसरा बॉटल भर के, मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मेरे घर में रख दिया सेम जगह का पानी, और सेम जगह के पानी को आप पॉजिटिव हो तो आपके ऑरा में रहने से उसके क्रिस्टल चेंज हो गए, मेरे ऑरा में रहने से उसके क्रिस्टल बेकार हो गए। फिर ये ही तीसरी बार आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, सेम पानी को इंटरचेंज कर दिया, यू नो यहाँ के पानी को आपके घर में रख दिया, यहाँ के पानी को आपके घर मेरे घर में रख दिया, और मैं नेगेटिव हूँ, 48 घंटे के अंदर इसके क्रिस्टल फिर चेंज हो गए, आपके क्रिस्टल अलग चेंज हो गए। तो हमारे विचारों से पानी पे इतना इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी में कितना % वाटर है? 75। और जब हमारा विचार जाता है तो वेयर इज इट गोइंग, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मुझे बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिलना है, तो ये विचार आया मेरे मन में, ये विचार ट्रैवल करके उस सेलिब्रिटी तक पहुंच गया। अब हो सकता है वो इतना स्ट्रांगली नहीं पहुंचा कि सेलिब्रिटी कहे भूपेंद्र किधर है, अभी आते हैं, लेकिन अगर मैंने 5 साल मेडिटेट किया, 5 साल मैंने इस ऊर्जा को लगाया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोस्तों सिर्फ विचारों से ही ना जोड़े, विचारों के साथ साथ 10 घंटे जब आप काम करते हैं पैशनेट भी रहे, वो एनर्जी अगर पॉजिटिव रही 10 घंटे और साथ में विचार आपके उस डायरेक्शन में रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, एवरी टाइम। इसको साइंस सिखाती है कि पूरी दुनिया में एक एनर्जी है, क्योंकि हर चीज एनर्जी है। एक एटम को ब्रेक किया तो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके नीचे गए तो एनर्जी है। एनर्जी का कुछ डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
इसका सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. सो यू कैन नॉट किल एनर्जी. एनर्जी पहले दिन ब्रह्मांड में जितनी थी आज भी उतनी है. जैसे हवा पूरे दुनिया में एक है, वैसे ही एनर्जी भी पूरे ब्रह्मांड में एक है. एंड अगर एक ही एनर्जी है तो आप क्या है? एनर्जी. मैं क्या हूं? एनर्जी. सो जब हम सब लोग एनर्जी हैं तो वी आर ऑल वन. अब एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है भगवत गीता में. भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा आप कौन है? तो श्री कृष्ण ने बताया मैं वो हूं जो दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी है, उजाले में भी है, अंदर भी है, बाहर भी है. ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे काट सकता है, ना कोई मुझे जला सकता है, ना मुझे कोई डुबो सकता है. मैं सिर्फ अपना रूप परिवर्तित करता रहता हूं. अब एनर्जी की डेफिनेशन देखो तो एनर्जी दिन में भी है, रात में भी है, अंधेरे में भी, उजाले में. तो एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट. ओके, हो सकता है एनर्जी इज सोर्स क्रिएटेड बाय, या गॉड इज द सोर्स, एनर्जी इज रिसोर्स, व्हाटएवर. लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है, मतलब वी ऑल आर वन. अब मैं आपको एक छोटा सा कहता हूं, जब भगवान और एनर्जी एक है और आप और मेरे अंदर एनर्जी है, तो आर वी नॉट वन? आर वी नॉट कनेक्टेड? आर वी नॉट द पार्ट ऑफ गॉड? अब बताइए, अगर मैं GOD 3 शब्द लूं, G मतलब जनरेटर, O मतलब ऑपरेटर, D मतलब डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तीनों मेरे अंदर हैं कि नहीं है? आई कैन क्रिएट समथिंग. हम लोग ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं. अगर कोई वीडियो बनाया है, वी कैन एडिट इट, वी कैन ऑपरेट इट, वी कैन चेंज इट, एंड वी कैन डिस्ट्रॉय इट ऑल्सो, वी कैन डिलीट इट. हर चीज, ऑफिस बिल्डिंग हम लोग बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, नई क्रिएट कर सकते हैं. तो दोस्तों, इन अ वे वी आर पार्ट ऑफ गॉड. और मैं आपको कह रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज आपको चाहिए, 10 लाख 10 करोड़ रुपया चाहिए, वो आपके लिए रुपया है. लेकिन एनर्जी वर्ल्ड में दैट इज जस्ट एन एनर्जी. एंड बस एनर्जी को इस तरह से समझ लीजिए, आपको 93.5 अगर ये चैनल चाहिए रेडियो में तो क्या करना होता है? यू ट्यून. और 98.3 चाहिए तो यू अगेन ट्यून, राइट? आपको रोल्स रॉयस चाहिए तो ट्यून, पहले थॉट्स के लेवल पे और फिर एक्शंस के लेवल पे. Alright? It's not only thoughts, क्योंकि दिन भर आपके थॉट्स तो हैं कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बनना है, लेकिन दिन भर आपके एक्शन है, यार कैसे होगा, यार टफ है, यार बॉस अच्छा नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है काम में. दिन भर आपके एक्शन ऑपोजिट है, थॉट राइट है. सो थॉट्स एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स तीनों अलाइंड होगी तो रिजल्ट आपके हिसाब से आ जाएगा. सो माई थॉट इज टू बिकम नंबर 1, माई एक्शन इज एवरी डे टू बिकम बेटर, एंड मेरी फीलिंग भी है यार मैं बन ही जाऊंगा, यार कोई नहीं रोक पाएगा. तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, सिर्फ विचारों पे काम नहीं करता, क्योंकि विचार एक दिन में 60,000 आते हैं और उनमें से कई नेगेटिव होते हैं. सो फीलिंग एंड एक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो इलाजी, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा. लोगों को पैसा चाहिए. 90% लोग कहते हैं मुझे पैसा 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 चाहिए, लेकिन वो पैसे वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करते. दिन भर पैसे को एक तो गाली देते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, पैसा तो आता ही नहीं है, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है. अब मैं मान लीजिए इलाजी को कहूँगा इलाजी ही सारे फसाद की जड़ है, और फिर मैं कहूँ इलाजी मेरा इंटरव्यू भी ले लीजिए, कितने % चांसेस है कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे? आप कहोगे यू आर द वन जो मुझे दिन रात क्रिटिसाइज कर रहा है और उसके बाद कहते हो कि मेरा इंटरव्यू ले लो. इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग. सो दोस्तों, जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो पैसे को साइड में रखें. आपको जितना पैसा रखना है लिख दीजिए एक पेपर पे, मुझे इतना पैसा चाहिए. आपने लिख दिया, आप बोले, अफर्मेशन भी बोले, पैसा मेरा दोस्त है, मेरे पास आता है और बचपन से आपको सर्व कर रहा है. आपके खाना, आपके कपड़े, सब कुछ पैसे से आ रहे हैं. तो आप पैसे को एक एनर्जी दीजिए कि यार मेरे पास चाहिए, और उसके बाद तू कैसे आएगा उससे बात कीजिए. तो पैसा कहता है भाई काम पे दिल लगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, मैं आज काम पे दिल लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा. जो जितना ज्यादा अपने काम में पारंगत है उसके पास उतना ज्यादा पैसा आ रहा है. सो चाय बनाना है तो चाय की प्रोसेस फॉलो करनी है, चाय की पत्ती डालनी है, शक्कर डालनी है. पैसा चाहिए तो पैसा लाने की प्रोसेस फॉलो करनी है. तो इसीलिए कहते हैं फीलिंग, एक्शन एंड थॉट्स तीनों चाहिए. आप थॉट डालिए आपको 1 करोड़ चाहिए, आप उसके बाद फीलिंग भी डालिए कि मैं करोड़पति बन गया है, लेकिन फिर जो एक्शन है ना वो अभी से ही करोड़पति जैसा होना चाहिए, एवरी सिंगल एक्शन. सो वो हो गया तो फिर आपके पास पैसा ही पैसा आएगा. यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. लोग गलत समझ लेते हैं कि सिर्फ विचार डालूंगा तो आ जाएगा. नहीं, फीलिंग और एक्शन भी डालेंगे तो ही आएगा. आपने थोड़ी देर पहले बताया भूपेंद्र जी कि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो. तो एक बार वो कॉन्सेप्ट जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों सुबह जल्दी उठने के लिए हर किताब, हर स्पीकर, हर स्पिरिचुअल गुरु सब कहते हैं? पहली चीज़,
आपका फोन नहीं बजेगा, बजेगा तो भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम सुबह सुबह तो नहीं देख पाओगे। देख के कोशिश कर लीजिएगा, आप 90% नहीं देख पाओगे। न सुबह सुबह आप मूवी देख पाओगे, न सुबह सुबह आप कोई भी गलत विचार ला पाओगे, न गलत काम कर पाओगे। सारे गलत काम कब होते हैं? रात में होते हैं। सारे पब बार डिस्क सब कुछ रात में हो रहा है, ड्रग्स वगैरह के धंधे सब कुछ रात में हो रहे हैं। और सारे सात्विक काम आप देखिए 80% सारे मॉर्निंग में हो रहे हैं। पूजा ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, मेडिटेशन ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है, योगा मेडिटेशन सब कुछ जो इंसान को सेन बनाने वाले काम है ना, वो सारे मॉर्निंग में होते हैं। तो सिस्टर शिवानी कहती हैं कि सुबह सुबह ना गॉड से कनेक्ट करने का हाईवे, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं रहता। जैसे आप रोड पे निकलोगे ना, सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हमें भी पढ़ाया जाता था, सरस्वती माँ जो होती है वो सुबह सुबह लेके जी ट्रैवल करती हैं और जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना उसको 100 नंबर दे देती है। तो जब मैंने इनके ऊपर चिंतन किया तो मैंने कहा यार सुबह मैं उठ गया तो मैं करूंगा क्या? आई विल नॉट वॉच मूवीज, आई विल नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू अरे इतना पैसा कमाना है, ये करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं थोड़ा हेल्थ पे काम करूंगा। मैंने कहा वाह दिस इज अमेजिंग। अब उठूं कैसे, ये दूसरा चैलेंज था। तो मैंने 1 महीना कोशिश की, मैं नहीं उठ पाया। रोज अलार्म लगाता, कल उठेंगे परसों उठेंगे, क्योंकि माइंड आपका जानता है ना करेगा क्या यार, तू मेडिटेशन तूने इतने साल नहीं किया, तो अब भी नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा तेरी जिंदगी में, चल तो रही है जिंदगी। तो एक दिन मैंने क्या किया, 50 लोगों को पकड़ा जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते थे, और मैंने कहा भैया मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन उसका डिपॉजिट अमाउंट 10,000 रुपये रहेगा। बोले अच्छा सर क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा वो मैं 1 हफ्ते बाद बताऊंगा। अब मैं 1 हफ्ते लिया मैंने टाइम सोचने में कि मैं करूंगा क्या सुबह, और उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैंने देखा, मैंने उनको 1 हफ्ते बाद कहा ये 10,000 तुम्हारा रिफंडेबल रहेगा, लेकिन 90 डेज तुम्हें हर रोज मेरे साथ 4:45 पे उठना पड़ेगा। 6:15 साढ़े 6 बजे तक हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। 90 मिनट्स 90 डेज तक अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे। देखिए इलाजी हमारे सारी संस्कृति में ना हमारे खाने पीने पे बहुत फोकस है ना, गर्दन के नीचे वाले पूरे पार्ट पे फोकस है। हम सजते हैं, संवरते हैं, गहने लाते हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, उसका भी फायदा पूरी बॉडी को मिलता है। हम बॉडी पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा पे कोई काम नहीं कर रहा, ना ही हमारे माइंडसेट पे कोई काम कर रहा है। बहुत कम लोग काम करते हैं। तो मेरे टीचर एक मनीष गुप्ता सर थे, वो हमेशा कहते थे by feeding your body is your responsibility, feeding your soul and mind is whose responsibility। वो भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे आत्मा को खाना देना। तो हमने 90 दिन का ये प्रोसेस डिज़ाइन किया और 90 दिन हमने कोशिश की कि हमारी आत्मा को, हमारे माइंड को खाना देंगे। उसके बाद के मिरेकल्स मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया को 12 महीने काम करने के लिए मिलते हैं, हमें 13 या 14 महीने मिलने लगे, क्योंकि 2.5 घंटे एक्स्ट्रा, वो 2.5 घंटे जहाँ जनरली मैं सोता था, और सोने का जनरल टाइम भी आज हर घर में ना 10, 11, 12 तो है ही, ऑलराइट। उसके बावजूद भी आप 4:30 बजे उठ पा रहे हो। 5 घंटे में भी बॉडी हमारी सबकी सुपर एनर्जेटिक रहती थी। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कहता था यार सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। मैंने कहा 90 दिन का चैलेंज लेके करोगे कभी सर नहीं घूमेगा, लेकिन तुम कहोगे मुझसे होगा या नहीं होगा, और फिर आप करने की कोशिश करोगे, 3 दिन में तुम्हारा सर घूमेगा। सो कमिट फर्स्ट, सरेंडर। मैं कहता हूँ सरेंडर करिए। अगर आप मुझसे जुड़े हैं 90 दिन के लिए, सरेंडर कीजिए एंड कमिट टू द प्रोसेस कि मैं ये करने वाला हूँ और कुछ ऑप्शन नहीं है। एंड 90 डेज जब लोगों ने किया ना, मैं सबकी लाइफ के ऐसे ऐसे मिरेकल्स आपको बता सकता हूँ जो हुए। यंगस्टर्स के लिए एक सवाल है बहुत कॉमन, स्पेशली हम मिलेनियल्स और जेन ज़ी को जो देख रहे हैं, कि एग्जामिनेशन में फेलियर आपका सक्सेस डिसाइड नहीं करता है, ऐसा आपका भी कहना है। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा अगर फेल हो गया तो माँ बाप भी, सोसाइटी भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी सब लग जाता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगी, क्या कर लिया, ये तो नंबर ही नहीं आए हैं इसके। तो ऐसे में क्या सक्सेस सचमुच इस पर तय होती है कि आपके 12th में, 10th में, ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में नंबर कैसे आए हैं, या सक्सेस किसी और ही रैलम में काम करती है? सक्सेस एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है कि हाउ मेनी फेलियर्स यू गो थ्रू विदाउट लूजिंग योर एंथुजियाज्म। कितने फेलियर्स को आप डील कर सकते हैं। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है भैया मार्क्स 90% आने चाहिए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि फेल हो गया तो क्या करेगा तू, कैसे उसको डील करेगा। बहुत बड़ा सवाल है। और पेरेंट्स को भी नहीं पता। प्रॉब्लम देखिए सोसाइटी में मैं कहूँगा 4 टेररिस्ट होते हैं, और इनको सच में टेररिस्ट नहीं होते, ये टेररिस्ट किस कारण से होते हैं वो देखिए। सबसे पहले टेररिस्ट हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स। कई बार कैसे? पेरेंट्स जाने अनजाने में ओवर लव के कारण कि हमारा बेटा हमारे साथ नंबर 1 रहे, उसका अच्छा हो, प्यार बहुत करते हैं ना,
तो प्यार बहुत करते हैं तो वो कई बार बच्चे को रोक देते हैं, तू सिर्फ 90% मार्क्स लाएगा, पहले तो उसे बांध देते हैं, तू सिर्फ इंजीनियर बनेगा, ये दूसरा बंधन हो जाता है बच्चे पे, या तू सिर्फ डॉक्टर बनेगा, तीसरा तू बिजनेस नहीं करेगा, तू स्टार्टअप नहीं खोलेगा, तू एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, ये बहुत रिस्की है, तेरे पिताजी ने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, तू मेरी बात सुन, तू तेरे दादाजी की बात सुन। तो पेरेंट्स जाने अनजाने में हमें फिक्स्ड माइंडसेट बना देते हैं, ए फॉर एप्पल ही हमें पढ़ाया जा रहा है। दूसरे टेररिस्ट हमारे टीचर्स हो जाते हैं, टीचर्स भी कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट, भैया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए फॉर अर्जुन क्यों नहीं, बी फॉर बलराम क्यों नहीं, राइट। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक 3 साल के बच्चे से मिला, उससे मैंने ABCD पूछी, वो बोलता है ए फॉर एप्पल नहीं, सॉरी, ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य महाप्रभु। वाओ, इजंट इट अमेजिंग। ये कितना अच्छा था। उस बच्चे का नाम है अरे यार छोड़ देते, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये एक अलग माइंडसेट हो गया। तो टीचर्स ने भी क्या कर दिया है, फिक्स्ड माइंडसेट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टीचर बच्चे का बुरा चाहते हैं, मैं टेररिस्ट उस सेंस में नहीं कह रहा था कि वो मार देते हैं, लेकिन जब हम अपना फिक्स्ड माइंडसेट बना देते हैं ना किसी बच्चे का, तो उसके सपने मर जाते हैं, उसके अंदर की पोटेंशियल मर जाती है। तीसरे टेररिस्ट जो है हमारे आसपास के दोस्त। जैसे ही मैं पहली बार स्टेज पे जाके बोलना चाहता था ना, मेरे दोस्तों ने कहा आई यू मैड, क्यों जा रहा है स्टेज पे, पागल हो गया, हंसेंगे लोग। और मैं बैठ गया। फिर से 8वीं क्लास से डिजायर थी, स्टेज देखते ऐसा लगता था मैं जाऊं, लेकिन कभी नहीं गया, डरा के रखा अपने आप को। वो तो कॉलेज के बाद मैं जब पुणे चला गया नौकरी करने के लिए, और वहां पे मेरा कोई दोस्त मेरे पास नहीं था, और मेरे पास सिर्फ वो लोग थे जो कहते थे स्टेज पे जाओ और आपकी जिंदगी बदलेगी, तब मैं स्टेज पे जा पाया। तीसरे टेररिस्ट जाने अनजाने में हमारे दोस्त होते हैं, जो कि खुद कई बार कुछ नहीं करते और हमें भी रोक देते हैं, भले हंसी मजाक से रोक देते हैं। और चौथे टेररिस्ट हम खुद, जहाँ पे हम खुद अपने आप को मारते रहते हैं, तू अच्छा नहीं है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, तेरे बाल अच्छे नहीं है, तेरा कलर अच्छा नहीं है, तेरी हाइट अच्छी नहीं है, तुझे बोलना अच्छा नहीं आता, अरे वो लोग पैसे वाले देखो वो कितना अच्छा बिहेव करते हैं, तेरे को ये। हम खुद अपने को सेल्फ सैबोटाज करते हैं। और मैं कहूँगा दोस्तों, देखिए, अगर आप यंगस्टर हैं और इस समय आप 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, मैं कहता हूँ किसी से डरने की और किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ सबको सुनो, लेकिन करो मन की। सुनो सबकी, करो मन की। करो मन की डजंट मीन कि हाँ मुझे ड्रग्स लेनी है तो मैं करूँगा मन की। नो, अपने आप से पूछो कि 20 साल आगे की ज़िंदगी क्या होगी, 25 साल आगे की ज़िंदगी क्या होगी, और ये सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि 20 साल का होता है तब बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, बट वी मस्ट थिंक कि वेयर वी आर गोइंग। तो देखिए दोस्तों, फेलियर तो आएंगे, एंड उन फेलियर्स में मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लेकिन एक चीज़ ये समझ लो कि भाई आज पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। और कर ही रहे हो, जैसे ये इंटरव्यू चल ही रहा है, तो क्यों ना हम इसमें अपना बेस्ट दें। जो जितनी मुझे नॉलेज है उतनी मैं बेस्ट दे दूं। उसके बाद ये इंटरव्यू कितने लोगों तक पहुंचेगा, कितने लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। और ये ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ड्रीम्स ना देखो, आप अपने ड्रीम्स देखो कि मुझे अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, मुझे दुनिया में लाखों लोगों की सेवा करनी है। लेकिन आप हमेशा ये जरूर देखो कि यार इस मोमेंट में जो मैं कर रहा हूं वो अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो वहां तक पहुंचूंगा क्या, नहीं पहुंचूंगा। इसीलिए ये मोमेंट तो मेरा बेस्ट होना चाहिए। तो मैं यंगस्टर्स को कहूंगा, दोस्तों देखिए, डिस्ट्रैक्शन इज गोइंग टू किल योर फ्यूचर, किल योर पेरेंट्स फ्यूचर। मैं कहता हूं डिस्ट्रैक्शन की जगह एक चीज को पकड़ लो और उस पर पूरी अपनी ऊर्जा लगा दो। तो यहाँ इलाजी लास्ट सेंटेंस कहूंगा, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी एनर्जी हम अपने डर में, चिंता में, डिस्ट्रैक्शन में, छोटी सोच में, निंदा में, कंपैरिजन में लगाते हैं, उतनी ही एनर्जी अगर अपन सपनों में लगा देंगे, जो भी मेरा ड्रीम है उसमें लगा देंगे, तो मिरेकल्स होंगे। सो यंग जनरेशन, मिरेकल्स होंगे। यू आर ए मिरेकल जनरेशन, एंड आई नो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़बरदस्त है। बस मेक श्योर कि आप उसे एक डायरेक्शन में सिंगल माइंडेड फोकस के साथ और अच्छे से यूज़ करें। और फेलियर आए तो अपने आप को मजबूत बनाएं, माइंड में पहले ही लाएं कि हो सकता है फेलियर आ जाए, तो मैं कैसे डील करूंगा। इसको कहते हैं विजुअल मोटर रिहर्सल, माइंड में रिहर्सल कर लें, एंड देन एवरीथिंग विल बी फॉलिंग इन प्लेस। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं रवि, उन्होंने एक सवाल किया है, तो मुझे आप बिल्कुल रेलिवेंट पर्सन लगे कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। उन्होंने पूछा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि और आगे बढ़ने के लिए कहीं हमें अपने इथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ा। जैसा माइंडसेट मैंने डेवलप किया है, जो इथिक्स, जो नियम कायदे कानून मैंने अपने लिए अपनी ज़िंदगी में बनाए हैं, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि जब धीरे धीरे हम एक पायदान आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ कुछ इथिक्स हमारे छूटते जाते हैं? क्या ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो जितने भी लोग बहुत वर्ल्ड फेमस मिले और बहुत बड़े मिले,
मैंने देखा कि वो हमेशा एथिक्स पे अडिग रहे। लेकिन जितने भी लोग सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में रहे, उन्होंने अपने एथिक्स से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, देखिए, पैसा कमाने से भी पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है, और पैसा हमेशा आएगा, ये हमें ध्यान। जब आपने ग्राउंड सॉलिड कर लिया ना, तो पैसा बरसेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा पेड़ पे उगता है और पैसा बरसता है, पैसा बट रहा है, आदमी को बस लेने के लिए चाहिए, और उसके लिए उसको बहुत जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आदमी कहता है मुझे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करना है, और गवर्नमेंट में मान लीजिए 50 लोग हैं जो कहते हैं हमें पहले खिलाओ फिर ही हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपका डिसीजन है वो कि आपको गवर्नमेंट में काम करना है या नहीं करना। अब अगर आपको करना है और आप चाहते हो कि आप करें और आप रेडी हो अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो करें। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल रतन टाटा साहब का मैं दूंगा, जहाँ पे एक बार उन्हें पाकिस्तान से 5000 ट्रक्स का ऑर्डर आया, और रतन टाटा साहब ने कहा सॉरी, आई डोंट सेल माई कंट्री, मैं नहीं करूँगा। 5000 ट्रक मतलब एक ट्रक में मान लेते हैं 10 लाख का भी मुनाफा होगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया, प्लस उन ट्रक्स की मेंटेनेंस, ये वो सब कुछ। ही जस्ट लेफ्ट इट। एंड कई कंपनीज हैं जो कहेगी यार पाकिस्तान से आए या बांग्लादेश से आए, चाहे नेपाल से आए, चाहे अमेरिका से आए, हमें तो करना है। सो एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ करके भी काम चल सकता है। यहाँ पे ये थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है उन लोगों को जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा दोस्तों, रात को नींद ना बड़ी अच्छी आनी चाहिए, बस इतना ही है। और वो काम पकड़ें जिसमें आपका पैशन है, और वो होगा ना तो फिर बड़ा मज़ा आएगा हर रोज़ काम करने में। बिल्कुल। आखिर में आपसे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, अपने दर्शकों के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ जानना चाहती हूँ कि अगर आप शॉर्ट में उनको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता सकें कि उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़े। वाह, यहाँ पे इलाजी मैंने 4 स्टेप फॉर्मूला एक बताना था मुझे बीच में, वो ही मैं बताऊँगा। देखिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सबसे पहली चीज़, मेक इट अ बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, आपको आपके पॉजिटिव तरीके से काम करना है ना, तो मेक इट अ बर्निंग डिज़ायर। क्या बनना है आपको? आपको एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, आपको फिल्म मेकर बनना है, आपको जो भी बनना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ें, सीखें, समझें। अब दूसरी चीज़, हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ होप एंड फेथ। आपके पास होप नहीं है, फेथ नहीं है, तो क्या होने वाला है? आप कहीं ना कहीं लूज कर देंगे, गिव अप कर देंगे। सो यू मस्ट हैव अ होप एंड फेथ। फेथ कैन मूव द माउंटेन, ये कहा जाता है। एंड होप अगर इंसान के पास खत्म हो जाती है ना, वो सुसाइड तक कर लेता है। सो इसीलिए होप एंड फेथ को अलाइव रखने के लिए अपने आप को उन अच्छे लोगों की जीवनियाँ पढ़वाएं जिन्होंने बहुत एडवर्स सिचुएशन में भी बहुत कुछ किया। जैसे हमारे अरुणिमा जी सिन्हा, पाँव कटने के बाद भी एवरेस्ट जाके आई। आनंद कुमार सर, सुपर 30 बनाया। ऐसे लोगों को पढ़ेंगे तो लगेगा यार हम भी कर सकते हैं, होप अलाइव है, और उसे अपने माइंड में क्रिएट करें। तीसरी चीज़, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपको चाहिए क्या? आपको जो भी चाहिए, लोग कहते हैं मुझे घर चाहिए, भाई कितना बड़ा घर चाहिए, कहाँ चाहिए, दिल्ली में चाहिए या जंगल में चाहिए, किसी टापू पे चाहिए? मुझे तो घर चाहिए। अरे कितना बड़ा? 3000 स्क्वायर फीट का भी घर होता है, 30,000 स्क्वायर फीट का भी होता है, और 300 स्क्वायर फीट का भी होता है। आपको कौन सा घर चाहिए एंड कहाँ चाहिए, उसकी कितनी कीमत होगी, ये आप स्पेसिफाई करें। कार चाहिए, नई चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए? एक लड़की मेरे पास आई, बोले मैंने तो सिर्फ विजुअलाइज कर रखा है कि मैं वाइट कलर की मर्सिडीज ड्राइव कर रही हूँ। मैंने कहा वो मर्सिडीज मेरी है और आप ड्राइवर हैं, राइट? क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं दी कि मुझे मर्सिडीज बेंज वाइट कलर की मेरी खुद की ब्रांड न्यू कार चाहिए। तो मैंने जब भी अपना गोल लिखा ना, मैं 2012 में ना इलाजी 40,000 रुपये कमाता था। एक लड़का मेरे वर्कशॉप में आया और मैं ट्रेनिंग ले रहा था, 15-20 लोग बैठे थे, बहुत ही शैबी से वेन्यू था क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते थे हम। वो उठ के चला गया। मैंने कहा क्यों जा रहे हो भाई, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। बोले मुझे आपसे नहीं सीखना, आप सफलता के बारे में सिखा रहे हो, आप खुद ही सफल नहीं लग रहे। और वो चला गया। मुझे बड़ा रोना आया उस रात को। मैंने कहा यार लेकिन दुनिया तो शायद सफलता पैसों से भी नापेगी और अपन इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने उस रात को अपने गोल्स लिखे। मैंने लिखा 12 जनवरी 2013 को मैं डिसीजन ले लूँगा कि मैं IIM जैसे किसी इंस्टीट्यूट से कुछ डिग्री वगैरह या कुछ तो डिप्लोमा करूँगा। मैंने गोल लिखा 12 जनवरी। 12 जनवरी मेरा बर्थडे है, यूथ दिवस भी है, स्वामी विवेकानंद का बर्थडे भी है। एंड 12 जनवरी को मैंने लिखा 2014 आई नीड लंबी कार, स्कोडा या फॉर्चूनर, मतलब सॉरी होंडा सिटी। फिर मैंने लिखा 12 जनवरी 2015 मेरा घर खरीदूँगा। फिर मैंने लिखा 12 जनवरी 2016 मेरी बुक आएगी। फिर मैंने लिखा 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज़ बेंज आएगी। मैंने लिखा 12 जनवरी 2018 मेरे को मेरा रिसोर्ट बनेगा। 19 में मैं विदेश जाके आऊँगा, विदेशों में ट्रेनिंग करूँगा। 20 तक मैं 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग करूँगा। अभी तक को मुझे लग गया सारे गोल सुन के आपके। सारे गोल पूरे हो गए इलाजी, टाइम पे।
every single goal of mine got completed, क्योंकि क्लैरिटी से लिखा था मैंने लिखा था 12 जनवरी 2016 मेरी बुक आ रही है एक अच्छे पब्लिशर के साथ एंड उसकी 10,000 कॉपीज बिक रही है, एंड लिटरली वो हो गया। मैंने लिखा था 12 जनवरी 2020 तक 1 लाख लोगों की ज़िंदगियों में मैं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा, उन्हें टच करूंगा, हो गया। मैंने लिखा था 2030 तक मैं 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगियां बदलूंगा, अभी 1 करोड़ ऑलरेडी मैंने टच कर लिया है। अब मेरा गोल बहुत बड़ा हो गया, 50 करोड़ लाइफ्स को टच करना है 12 जनवरी 2030 तक, एंड सारे गोल्स हो रहे हैं। तो बर्निंग डिज़ायर, होप एंड फेथ, तीसरा है एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एंड चौथा है एक्सट्रीम कन्विक्शन। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ? ऊर्जा हूँ। ऊर्जा क्या है? परमात्मा है, गॉड है, तो मैं भी उसी का अंश हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। और किसी भी एक भी इंसान ने कुछ भी बड़ा किया है इस दुनिया में, तो आप और मैं भी इंसान हैं, एंड वी हैव द सेम ब्रेन। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल छूट गया था, बस वो ज़रूर मैं लेना चाहूँगी, रिलेशनशिप्स पे है। कुछ प्रैक्टिकल वेज के बारे में बताइए कि कैसे दूसरों के साथ पॉजिटिव एंड फुलफिलिंग रिलेशनशिप को हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके। आज रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, और सारे स्ट्रेस में आप देखें तो घर वाले हमारी बात नहीं मान रहे या हम घर वालों की बात नहीं मान रहे। इसमें बेस मिसिंग होता जा रहा है। बेस क्या मिसिंग होता जा रहा है कि मुझे तो अपना करना है लेकिन रिलेशनशिप को इग्नोर करना है। क्यों भाई? आपको सबसे पहला वैल्यू देना है आपके रिलेशनशिप में, और कैसे दोगे? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का मेरे वर्कशॉप में आया और बड़ा हंस रहा था, नाच रहा था, इंजॉय कर रहा था। वर्कशॉप खत्म हो गया, उसके बाद मैंने उसे अपनी कैबिन में बुलाया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी लाइफ में, दुख क्या है? बोला नहीं तो सर। अच्छा, वो इतना हैप्पी है और मैं कह रहा हूँ दुख है तेरी लाइफ में, क्या दुख है? मैंने कहा देख भाई, तूने जो आज हैप्पीनेस दिखाई ना वो कमेंडेबल थी, सभी लोगों को समझ में आया, लेकिन मैं एक कोच हूँ तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा ओवर था, उसमें थोड़ा सा बनावटीपन था, वो थोड़ा सा नेचुरल नहीं था। तो कोई तो चैलेंज चल रहा है। तो ही स्टार्टेड क्राइंग क्राइंग क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है, मतलब मेरा और मेरी वाइफ का शायद सेपरेशन होने वाला है। मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोला मैं चाहता हूँ कि ये ना हो। मैंने कहा अभी तक केस फाइल हो गया? बोला नहीं अभी तो नहीं हुआ, लेकिन बातें उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, डू यू रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप? बोला यस। मैंने कहा एक काम कर, छोटा सा काम कर, रोज सुबह एक थैंक यू नोट अपनी वाइफ के नाम पे लिख के उसके तकिए के नीचे रख दे, या उसे दे दे हाथ में, या जैसे भी उस तक पहुंचा दे। तो उसने पहले दिन लिखा थैंक यू सो मच फॉर कुकिंग फॉर मी फॉर ऑल दीज ईयर्स। दूसरे दिन उसने लिखा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल किड एंड दैट इज़ माई हैप्पीनेस। तीसरे दिन उसने कुछ लिखा, चौथे दिन उसने कुछ लिखा, छठे दिन वो लेट तक सोया हुआ था। वाइफ ने किक मारा, बोला आज का थैंक यू नोट किधर है? 10th डे उनका बच्चा लिखता है थैंक यू सो मच टू माई मदर एंड फादर कि वो लोग लविंगली आज रह रहे हैं। एक बंदा आया हमारे वर्कशॉप में, उसने कहा सर मैंने आपकी ये टेक्निक अपनाई, मेरी और मेरी वाइफ के इतने ज़्यादा झगड़े होते थे कि पड़ोसी सुनने के लिए आ जाते थे, लेकिन जब से मैंने आपके साथ जुड़ा हूं ना तो अब हमारे घर से आवाज़ें जाने बंद हो गई। तो पड़ोसी पूछते भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल इतना प्यार और इतना शांति कैसे आ गई? तो रिलेशनशिप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आई थिंक वी आर ऑल क्रेविंग फॉर गुड लव एंड कनेक्शन। और आज हमें सारा दौलत मिल जाए लेकिन हम एक ऐसे टापू पे पड़े हैं जहाँ कोई भी आदमी ना हो, सिर्फ बंदर हो, तो हम किसको दिखाएंगे वो? तो आई थिंक वी ऑल आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन, एंड हमें अपने इमोशंस को नर्चर करने के लिए रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है। लेकिन हमें लगता है पैसा आ जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगी तो फिर रिलेशन पे ध्यान दूंगा। मैं कहता हूँ आज मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ ना, इतना सपोर्ट है वाइफ का, बच्चे का, मम्मी पापा का, तो इतना निश्चिंत रहते हैं। रोज फोन पे बात होती है, उनका डाई हार्ट फेथ है मेरे ऊपर कि हाँ ये बंदा कुछ गलत नहीं करेगा, मेरे को उन पे एक्सट्रीम फेथ है। तो ये एक बॉन्ड अच्छा चलता है। डेफिनेटली भाग दौड़ की जिंदगी में आजकल थोड़ा समय कम दे पाते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट क्वालिटी टाइम। कैन आई बी विद माई वाइफ एंड गिव थैंक यू नोट टू हर? ऑलराइट, अभी मेरी वाइफ ये देखेगी तो बोलेगी मेरे को पिछले 6 महीने में थैंक यू नोट नहीं मिला या 2 महीने में, बट ये वो मोमेंट होता है जब उनको ज़रूरत है। व्हेन यू रियली सी कि किसी को ज़रूरत है, दैट इज़ द टाइम यू नीड टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मैं इसको इस तरह से भी कहता हूँ, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आप सिर्फ अपने परिवार वालों से ही रिश्ता ना बनाएं, आप दूसरों से भी बनाएं। जैसे कि अभी मैं एक ऑफिस गया और वहाँ पे एक ऑफिस बॉय मुझे बड़ा प्यार से कॉफ़ी लेके आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा
घर में कौन कौन है? बोले सर बेटा है मेरा, मेरी वाइफ है और मेरी मदर है। मैंने कहा अच्छा कितनी सैलरी मिलती है? उन्होंने कहा 10,000 रुपये मिलती है। और मैंने कहा और कैसा चल रहा है? बोला सब अच्छा चल रहा है। मैंने कहा बेटे का बर्थडे कब है? तो उसने कहा आज ही है। उसने जैसे ही कहा आज ही है, मेरे पॉकेट में हाथ गया और मेरे पॉकेट में जो भी पैसा था मैंने उसको निकाल के दिया। मैंने कहा बच्चे के लिए मिठाई और कपड़े ज़रूर खरीदना। अब ये इतनी आत्मीयता बन गई उस लड़के से इस एक छोटी सी चीज़ के कारण कि वो जिंदगी भर, मतलब पिछले 5-7 साल से जब से वो मुझे जानता है ना, तब से वो जैसे ही मुझे देखता है पता नहीं उसके चेहरे पे बहुत स्माइल आ जाती है और मेरे चेहरे पे भी आ जाती है। इट्स अ बॉन्डिंग। एक मैं जिम में एक्सरसाइज करने गया और रात को मैं जाता था वहाँ, 10:30 बजे मैं निकला वहाँ से, जिम बंद हो गया था और वहाँ का जो क्लीनर था वो क्लीनर भी रोड पे खड़ा था और टैक्सी का वेट कर रहा था या किसी ऑटो या किसी का। मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा भैया कहाँ जाना है? बोले सर वहाँ जाना है, हड़पसर जाना है। मैंने कहा तो मेरी गाड़ी में बैठो। अरे नहीं नहीं सर मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा बैठो आप। उनको बैठा। मैंने कहा ओके भैया क्या आपकी सैलरी वगैरह? सर मैं 2 जॉब करता हूँ, सुबह वाली में 6,000 मिलते हैं, इस वाली में 4,000 मिलते हैं। मैंने कहा कभी सोचा 1 लाख रुपए कमाने की? नहीं सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ 1 लाख कमाएंगे। मैंने कहा हर आदमी गरीब था एक ना एक समय पे। मैंने कहा 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर आप यही काम कर रहे हो, इसकी जगह कोई ऐसा काम सीख लो, कोई नया काम सीख सकते हो 2 घंटे में। टैक्सी चलाना भी सीखोगे तो 20,000 तो वैसे ही पहुंच जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर सीख लोगे तो ये, वो आदमी की आंखों में जो रात को 11 बजे मैंने चमक देखी, आज भी कभी भी मैं उससे मिलता हूं तो इट्स लाइक सच अ ग्रेट बॉन्डिंग। तो रिलेशनशिप तो बनाते ही जाएं, एंडलेस है। और मैं कहता हूं छोटे से पैसों के कारण कभी किसी से ना तोड़े, छोटे से मनमुटाव के कारण कभी ना तोड़े, आगे होके सॉरी बोल दें, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि गलती किसकी है। मैटर ये करता है कि लाइफ किसकी है। और मेरी लाइफ अच्छी हो रही है इन चीज़ों से तो आपकी भी अच्छी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन चर्चा रही है भूपेन जी, आई मस्ट से दिस थिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद ST टॉक्स का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू इलाजी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए। होप दिस इंस्पायर्स पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के ST टॉक्स में हमारे साथ थे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच भूपेन सिंह राठौर। अगले ST टॉक में हम फिर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिल पाएंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। और हाँ, आखिर में एक बात और कि इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज जो बात हुई है, जो भूपेन जी ने हमारे साथ शेयर किया है, वो आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। क्या पता किसी की लाइफ बदल दे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।